नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र यादव आज से आपको कक्षा 7, 8, 9 और 10 के लिए इंग्लिश कोर्स की कंप्लीट करवाने के लिए कुछ प्रयास करूंगा। तो आज से मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया आपके लिए टेंस का। चलिए शुरू करते हैं टेंस का टॉपिक। ये कक्षा 7 में भी होता है। वैसे तो कक्षा 3 से इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं में इसका अच्छा रोल होता है, इसलिए मैंने इसको उसी तरीके से इस टॉपिक को तैयार किया है जो 7 से लेकर 10वीं तक काम आ सके। और आगे मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इन चारों कक्षाओं के इंग्लिश के कोर्स को जहाँ तक हो सके ऑनलाइन कंप्लीट कराने का प्रयास कर सकूँ। मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए कुछ अंग्रेजी के टॉपिकों को सीख सकें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें। चलिए शुरू करते हैं टेंस का टॉपिक। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ इसमें समस्या होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, या मैं आपको अपना फेसबुक हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आप मुझे मैसेज करें। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टेंस का टॉपिक। अंग्रेजी में सबसे पहली शुरुआत होती है टेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस के टॉपिक को। टेंस हिंदी अर्थ होता है इसका काल और समय। हिंदी अर्थ के रूप में हम जानते हैं इसको किस नाम से? काल और समय के नाम से। इसकी वैसे तो कोई परिभाषा होती नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम एक परिभाषा आसानी से इसकी निकाल सकते हैं और ये इसमें फिट भी बैठेगी। देखिए कैसे फिट बैठेगी, मैं बताता हूँ आपको अभी। ऐसे नियम, यानी कि ऐसे नियम जिनसे हमें किसी वाक्य में या किसी वाक्य से किसी काम के होने का पता चलता हो और वह काम किस समय पर हुआ है इसका पता चलता है। अर्थात यानी कि दो बातें, पहला तो किसी काम के होने का पता चल रहा है और दूसरा किस समय में वो काम हो रहा है, इस चीज़ का हमें पता चल रहा है। जो नियम हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में बताते हों वो नियम कौन से कहलाते हैं? टेंस के नियम कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला, जैसे कि आपको ये चीज़ तो मालूम होगी पहले से ही, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी अर्थ होती है प्रेजेंट की वर्तमान काल, पास्ट की भूतकाल, फ्यूचर टेंस की भविष्य काल। वैसे ट्रिक के रूप में हम इसे इस प्रकार भी जान सकते हैं कि हिंदी के वाक्य जिनका अंतिम अक्षर है वो किस टेंस में चला जाता है? वर्तमान काल में चला जाता है, प्रेजेंट टेंस में चला जाता है। हिंदी के वाक्य का अंतिम अक्षर अगर था है तो वो भूतकाल में अथवा पास्ट टेंस में चला जाएगा, और अगर हिंदी के वाक्य का अंतिम अक्षर गा, गे, गी होगा तो वो भविष्य काल में चला जाएगा। आगे पढ़ेंगे अपन हिंदी और अंग्रेजी की पहचान में, जब इसको आसानी से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग, यानी प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला, इंडेफिनाइट टेंस। वैसे इंडेफिनाइट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। टेंस यानी आपको मालूम ही है समय या काल, अनिश्चित समय या काल। दूसरा होता है भाग कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, अथवा इसे प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कंटिन्यूअस का हिंदी अर्थ होता है लगातार जारी और प्रोग्रेसिव का भी हिंदी अर्थ होता है लगातार जारी। तीसरा पार्ट होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट प्रत्येक टेंस के होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, यानी पहले पार्ट से इसकी शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हिंदी अर्थ जैसा कि मैंने बताया आपको वर्तमान अनिश्चित काल। हिंदी के इसकी पहचान हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का वाक्य है, तो इसके लिए कुछ नियमों को हम काम में लेते हैं। तो नियम मैं आगे आपको इसमें बताता चलूँगा, आप धीरे धीरे इसको सीखते चलें। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसका समाधान करूँगा जहाँ तक होगा। हिंदी में पहचान, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पहचान होती क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हों, जैसे कि
मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें अंतिम अक्षर आया ता हूँ, ये अपना मिल रहा है ता। तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य होता है, साधारण वाक्य जो होता है उसमें, यानी कि हिंदी वाक्य के अंतिम अक्षर अगर हमारे ये शब्द हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूँ या ती, तो किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी प्रकार अंग्रेजी में इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की अंग्रेजी में जो पहचान होती है, आजकल इन अंग्रेजी शब्दों का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी की पहचान तो लगभग सभी को आती है, लेकिन अंग्रेजी की पहचान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं आती। तो इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान लगाएं। तो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। इसका हिंदी अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो सत्य है। एवरीडे, यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, ऑफ्टन, जनरली, सेल्डम, रेगुलरली। तो ये शब्दों की बात कर रहे थे मैं, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड। चलिए वापस से देखते हैं इसको। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि सूरज है जो पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में नहीं उगता है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश के लाइन में या इंग्लिश सेंटेंस में अगर ये वर्ड हमको दिखाई पड़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाता है। किस प्रकार? एवरीडे, यानी कि हिंदी अर्थ होता है रोजाना। यूजुअली यानी होता है सामान्यतः। ऑलवेज यानी होता है हमेशा। समटाइम्स यानी कुछ समय। रेयरली यानी होता है शायद ही। ऑफ्टन यानी होता है प्राय। जनरली यानी भी सामान्यतः होता है। सेल्डम यानी होता है शायद ही कभी। रेगुलरली यानी रोजाना, हाँ रेगुलरली यानी रोजाना। नेवर यानी कभी नहीं। फ्रिक्वेंटली यानी बार बार। और डेली यानी भी होता है क्या? रोजाना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताए हैं, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, यानी कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है। सॉरी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ रिवॉल्व्स यानी होता है चक्कर लगाना। अराउंड यानी चारों ओर। द सन यानी सूर्य के, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल हुआ। तो ये सीधा सीधा किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसी तरीके से दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई रीड बुक डेली, यानी कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ डेली, रोजाना। ये शब्द देखो, ये रहा डेली। तो ये जो शब्द होते हैं ये हमें कभी कभार क्या करते हैं? टेंस की पहचान बता देते हैं कि किस टेंस का वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब हमारा पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखने का, यानी कि साधारण वाक्य भी आप कह सकते हो या सकारात्मक वाक्य भी इसको कह सकते हो। जैसे कि इन इंग्लिश में सभी वाक्यों की जो संरचना होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी के जितने भी सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उन सभी की जो संरचना होती है या स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। यानी कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसके बाद आपकी वर्ब होगी या आपका उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। या अगर देखें तो ये जो मैंने बताया तरीका ये तो था ही, इसके अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी तो भी सब्जेक्ट पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब और फिर आपकी ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है? सकारात्मक वाक्य यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसे उसमें किसी भी वर्ड का उपयोग नहीं करते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वर्ब की स्थिति क्या रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे आगे आता है, देखते हैं क्या होता है। तो नियम नंबर 1 क्या होता है? कर्ता के रूप में, यदि एक वचन कर्ता के रूप में या सिंगुलर सब्जेक्ट यानी होता है एक वचन कर्ता के रूप में, यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड आते हैं एक वचन कर्ता के रूप में, ही, सी, इट, नेम अगर आ जाते हैं तो इनके साथ आप किसका प्रयोग करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी कि एस या ई एस का प्रयोग किसके साथ होगा? वर्ब के साथ। या ही, सी, इट, नेम, या हो सकता है बॉय, गर्ल, टीचर,
ये भी क्या है, एक वचन ही तो सब्जेक्ट है। बॉय यानी होता है एक लड़का, गर्ल यानी लड़की, टीचर यानी कि अध्यापक। इन सब के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और साथ में किसको लगाएंगे, एस या ई एस को। या नेम भी किसी का हो सकता है, यानी कि जैसे राम, श्याम, रोहन, मोहन, ये भी एक वचनकर्ताओं के रूप में होते हैं, तो इसके साथ भी आप इसका प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 2 क्या है, बहुवचनकर्ता के रूप में या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। प्लूरल सब्जेक्ट का अर्थ होता है बहुवचनकर्ता। जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं, आई, वी, यू, दे। अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास ये शब्द हैं, या बॉयज़ है, स्टूडेंट्स है, गर्ल्स है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ एस या एस का प्रयोग आप नहीं करोगे। स्ट्रक्चर यानी कि सूत्र इसका क्या बनता है, वही मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर सूत्र का आप निर्माण करोगे तो किस तरीके से बन जाएगा, इन नियमों के अनुसार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस का प्रयोग तो हमने जान लिया कि भाई एस या ई एस का प्रयोग आप एक वचनकर्ताओं के साथ करते हो, ये दे रखे एक वचनकर्ता, इनके साथ करते हो। लेकिन एस या ई एस का प्रयोग करें कैसे, इसको जानने के लिए चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं एस का प्रयोग। सबसे पहले तो एस का प्रयोग सीखते हैं क्या होता है। यानी कि एस का प्रयोग ज़्यादातर सभी वर्ब्स के अंत में एस का प्रयोग हम कर देते हैं, परंतु ज़्यादातर सभी वर्ब्स के अंत में हम एस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि वर्ब है वॉक, वो क्या नहीं होता है चलना, तो इसके अंत में हमने एस लगा दिया तो वॉक्स हो गया। ईट यानी होता है खाना, इसके अंत में एस लगा दिया तो ईट्स हो गया। लेकिन ई एस का प्रयोग कैसे करेंगे, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर क्या हो सकते हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, एस हो या जेड हो, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, ई एस का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल रूप में लिखा, एस ई ए आर सी एच, सर्च यानी होता है ढूंढना, तो हमने ई एस का प्रयोग कर दिया। ई एस क्यों किया, सी एच इसका अंतिम अक्षर हमारे साथ क्या हो गया, मैच हो गया, इसलिए हमने ई एस का प्रयोग कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके अलावा सभी में एस का प्रयोग होता है, अर्थात मैं कह सकता हूँ एस एच, सी एच, ओ, एक्स, एस और जेड। अगर किसी वर्ब के अंतिम अक्षर ये हैं तो आप इसका प्रयोग कर दो, सीधे सीधे ई एस का प्रयोग कर दो, अन्यथा किसका प्रयोग होगा, एस का प्रयोग होगा। परंतु यहाँ पर भी एक बात है, क्या है भाई बात, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, ये ध्यान देना इस पर आप चाहो तो नोट लगा के लिख सकते हो। और हाँ, अगर आपको इन नोट्स को लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है तो क्या बनेगा, भाई हमने एस भी लगाना सीख लिया, ई एस भी लगाना सीख लिया इन वर्डों के साथ। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा किन्हीं क्रियाओं का अंतिम अक्षर क्या होता है, वाई होता है, सॉरी, तो हम क्या करें उसकी जगह, जैसे एग्जाम्पल बॉडी या कैरी, यानी कि अंतिम अक्षर इन वर्ब्स का अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, तो आप क्या करोगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं, जैसे कि बी ओ डी आई ई एस, बॉडीज़। कैरी में आई ई एस लगाया तो सी ए डबल आर आई ई एस, कैरीज। परंतु आई ई एस क्यों, कैसे लगाएं, वाई अंतिम अक्षर है तो इसके लिए भी एक नियम बहुत ज़रूरी है, इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। चलते हैं क्या है यहाँ, एक नियम कौन सा है, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है, चलो अंतिम अक्षर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और वाई से तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट या व्यंजन है, ये ध्यान से सुन लेना, इस बात को जानना अति आवश्यक है। कहीं वाई को देखकर आप सीधा आई ई एस ना लगाएं, सबसे पहले वाई देखें, वाई से तुरंत पहले जो अक्षर है उसको देखें, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई अंतिम अक्षर वाई से तुरंत पहले का अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो आप वाई को हटाकर क्या लगा देते हो, आई ई एस लगा देंगे उसकी जगह, वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई ई एस। परंतु किसी वर्ब का अंतिम अक्षर अगर वाई है, चलिए चलते हैं आगे। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से जस्ट पहले क्या हो, कोई वोवल हो अथवा स्वर हो, तो वाई को नहीं हटाते हैं और उस वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग कर देते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। ये जानना अति आवश्यक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जैसे कि प्ले। प्ले भी क्या है, एक वर्ब है, इसका अंतिम अक्षर वाई है
लेकिन यहाँ पर हम PLAIES नहीं लगा सकते, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना पड़ेगा, एस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नियम कहता है ऐसा कि वाई से तुरंत पहले का अक्षर अगर स्वर है तो आप उसमें क्या लगाओ, बिगर वाई को हटाए एस का प्रयोग कर दो। चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का नियम मैंने बताया था, एक वचन करता या सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही सी इट नेम के साथ आप किसका प्रयोग करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करो, अभी आपने देखा था। दूसरा नियम था आई वी यू दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। तो अब चलिए चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। जैसे कि पहला एग्जांपल है मैं अखबार पढ़ता हूँ। चलिए, तो एग्जांपल था मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो सूत्र हमने अभी बनाया था कुछ समय पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस या एस का प्रयोग करना हमने सीख लिया। चलिए चलते हैं, मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे कि कौन कौन सा शब्द इसमें क्या है। तो मैं शब्द क्या है, सब्जेक्ट है, अखबार क्या है, ऑब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ क्या है, ये हमारी वर्ब है। ये बात ध्यान में रखना आप, इंग्लिश का जो पैटर्न होता है वो हमेशा एस वी प्लस ओ में होता है, लेकिन अगर हिंदी वाक्य का हम पैटर्न देखें तो हमेशा किस में होगा, एस प्लस ओ प्लस वी में होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है एस ओ और वी, यानी मैं अखबार पढ़ता हूँ। ये ज़रूरी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सूत्र के अनुसार ढालेंगे इसको। मैं, इसकी इंग्लिश होती है आई। अब मैंने आपको नियम बताए थे दो, कि ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या एस का प्रयोग करो। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। तो आई हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ आप इसका प्रयोग करोगे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो पढ़ना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना है वर्ब, तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे रीड। तो रीड वैसे वर्ब की फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। चलिए करते हैं आगे। आई रीड, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ये इसका फंडा था जो किसमें लगाना था, एक वचन करता हूँ के साथ। तो हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन है, यहाँ तो ऐसे इसका प्रयोग हम करेंगे नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अखबार न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड को जोड़कर। अगर सेंटेंस यही, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, तो आई रीड न्यूज़पेपर डेली, यानी कि मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड सेंटेंस में आगे भी हो सकते हैं और पीछे भी हो सकते हैं। इनको आपको पहचानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपके ये इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन वर्ड समझ में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह खेलती है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ही का हिंदी अर्थ भी क्या होता है, वह होता है, और सी का हिंदी अर्थ भी क्या होता है, वह ही होता है। परंतु ही का प्रयोग हम अगर पुरुष है कोई, तब ही का प्रयोग हम कर सकते हैं, और अगर मान लो कोई स्त्री है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो वह खेलती है, तो ती है इसका मतलब कोई लड़की है, तो हम लड़की के लिए क्या लगाएंगे, सी का उपयोग करेंगे, सी। वह, सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमको कैटेगराइज कर लेना है, और खेलती है ये हमारी क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट आप सबसे पहले देखो, वह खेलती है, तो वह शब्द कहाँ पर आ रहा था, कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है ये, ही सी इट नेम, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, सी। तो ही सी इट नेम के साथ आप किसका प्रयोग कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का। तो वर्ब लिखा मैंने प्ले, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। क्यों लगाया एस, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और वाई से तुरंत पहले कोई स्वर है, तो यहाँ पर क्या आ गया, स्वर आ गया। वैसे अंग्रेजी में देखा जाए तो ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 शब्दों को छोड़ दें तो सारे 21 शब्द बचते हैं, वो सारे किस में चले जाते हैं, व्यंजन में चले जाते हैं। और ये 5 शब्द किस में चले जाते हैं, स्वर में चले जाते हैं अंग्रेजी के लिहाज से। तो मैंने आपसे कहा था कि वाई हो अंतिम अक्षर किसी वर्ब का, और उससे तुरंत पहले क्या हो, हमारा स्वर हो, तो आप क्या लगा दो, वाई को बिगर हटाए एस का प्रयोग कर दो। तो हमने एस का प्रयोग कर दिया है। कहाँ पर खेल रहे हैं, जैसे कि मान लो आगे अपन सेंटेंस बढ़ाना चाहें कि वह मैदान में खेलती है,
तो सी प्ले इन द ग्राउंड। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, ये शब्द मैंने इनका प्रयोग यहाँ पर क्यों किया। ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है। क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड। इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? टेंस के वाक्यों में कभी कभी ये प्रीपोजिशन वर्ड का उपयोग ज़रूरी हो जाता है करना। तो अभी हम प्रीपोजिशंस के ज़रूरी 4 वर्डों को सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको फुल प्रीपोजिशन का टॉपिक भी आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊँगा, तब आप उसको विस्तारित रूप से पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रीपोजिशन वर्ड, तो मैंने इसके लिए स्पेशल नोट तैयार किया है। टेंस में कुछ प्रीपोजिशंस का बहुत महत्व है, जैसे कि टू, फ्रॉम, इन, ऑन या एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, और भी वो आप फुल प्रीपोजिशन टॉपिक जब मैं लेकर आऊँगा तब आप उसमें सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू का प्रयोग तो हमें कब करेंगे? यानी कि किसी स्थान पर जाने को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर एक छोटा सा, कि ये क्या है? ये आपका एक घर है, और ये क्या है? ये हमारा स्कूल है। तो मैं घर से कहाँ पर जा रहा हूँ? स्कूल में जा रहा हूँ। तो किसी स्थान को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ, तो जाने को दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे? टू का प्रयोग करोगे। यानी कि हिंदी लैंग्वेज की दृष्टि से अगर आप कहीं जाने को दिखाते हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? टू का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार फ्रॉम का प्रयोग, किसी स्थान से आने को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये आपका घर और ये आपकी स्कूल, तो मैं स्कूल से आता हूँ। यानी कि से शब्द का आना अति आवश्यक है। अगर हिंदी के सेंटेंस में किसी स्थान से छूटने को दिखाया जा रहा है या किसी स्थान से आने को दिखाया जा रहा है और उसमें से शब्द आ रखा है, तो आप किस वर्ड का प्रयोग करोगे प्रीपोजिशन के रूप में? फ्रॉम का प्रयोग करोगे। उसी तरीके से तीसरा वर्ड है आपका इन। इन का हिंदी अर्थ होता है में, अंदर। इसका प्रयोग करते हैं किसी चार दीवारी में अंदर स्थिर अवस्था में, यानी कि बिना हिले डुले। अगर स्थिर अवस्था में होने या बैठने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे उसको बताने के लिए? इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कक्षा में बैठा हुआ हूँ, तो मैं स्थिर रूप से बैठा हुआ हूँ कक्षा में, इसको दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग कर दोगे? इनका प्रयोग कर दोगे। उसी तरीके से ऑन, किसी सरफेस, यानी कि जैसे कि मान लो अपना घर है, इसके ऊपर का जो एरिया है ये, यानी कि पर या के ऊपर, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ऑन का? पर या के ऊपर। यानी कि किसी सरफेस के ऊपर या पर स्थिर अवस्था में होने को बताने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे? ऑन का प्रयोग करोगे। जैसे कि टेबल के ऊपर गिलास रखा हुआ है। टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? गिलास रखा हुआ है। ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर स्थिर अवस्था में है गिलास, यानी कि हिलता डुलता थोड़ी है गिलास। तो टेबल के ऊपर गिलास रखा हुआ है, तो इसको दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इन्हीं प्रीपोजिशन की आधार पर, और ये आपके टेंस से संबंधित एग्जाम्पल भी हैं और इन्हीं प्रीपोजिशन के संबंधित भी एग्जाम्पल भी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर राम का विद्यालय जाने को दिखाया गया, राम का विद्यालय जाना दिखाया गया। तो किसी स्थान पर जाने को दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे? टू का प्रयोग करोगे। तो राम, सबसे पहले तो आपको सेंटेंस कैटेगराइज करना है। सब्जेक्ट है हमारा राम, विद्यालय है हमारा ऑब्जेक्ट, और जाना है ये क्या है? हमारी वर्ब। सूत्र आपने देखा ही था, ये आपके सामने था सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल कर्ताओं के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम विद्यालय जाता है, तो सेंटेंस में राम एक वचन करता है हमारा राम, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब क्या है हमारी? जाना, तो गो लिख दिया, और गो में क्या लगा दोगे आप? अंतिम अक्षर ओ है तो ई एस का प्रयोग कर देंगे। अब राम का जाना दिखाया जा रहा है, तो इसके लिए आप किस प्रीपोजिशन का वर्ड कर दोगे? टू का उपयोग करोगे। कहाँ पर जा रहा है? गो टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी सेंटेंस लेते हुए, राम विद्यालय से आता है, यानी कि किसी स्थान से आने को दिखाने के लिए। तो कहाँ से आ रहा है? राम विद्यालय से आ रहा है, तो आने को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? फ्रॉम का उपयोग करोगे। तो बढ़ते हैं आगे। राम वही एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या है हमारी? आना, तो वर्ब क्या हो गई? कम, तो कम में हम क्या लगा देंगे? एस या ई एस का प्रयोग कर दें।
तो क्या लगेगा, एस लग जाएगा इसमें। इसमें क्या लग जाएगा, एस का प्रयोग हो रहा है। राम कम्स कहाँ से आ रहा है, स्कूल से, तो आने को दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर दिया, टू की जगह यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग कर दिया। राम कम्स फ्रॉम स्कूल। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, हम कक्षा में पढ़ते हैं। तो कक्षा में स्थिर अवस्था को दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट कक्षा में बैठकर ही पढ़ते हैं, भाग दौड़ कर थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो स्थिर अवस्था दिखाई जा रही है। तो में शब्द आया है कक्षा में, तो वी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वी। कक्षा में क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्या हो गई हमारा, पढ़ते हैं। अब आपको एक बात और याद रखने की आवश्यकता है, प्रीपोजिशंस का उपयोग हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद ही किया जाता है। जैसा कि मैंने किया है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे तुरंत पहले और वर्ब से तुरंत बाद में। तो चलते हैं आगे, वी। तो याद करिए आप, वी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो वी यानी होता है हम। तो आई वी यू दे, ये क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे थे, मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो वर्ब क्या है हमारी, रीड। वी रीड इन द क्लासरूम, यानी कि स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं कक्षा में, तो इसके लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया, इनका प्रयोग कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट से तुरंत पहले तो इनका प्रयोग और वर्ब के तुरंत बाद में प्रयोग किया है प्रीपोजिशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सड़क पर चलता हूँ, मैं सड़क पर चलता हूँ। आई वॉक, यानी कि आई शब्द प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि आई वी यू दे, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे हम। तो आई हमारा कौन सा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो आई वॉक किस पर चलता है, पर शब्द आया है। ऑन के लिए आप एक बात ध्यान रखिए, यानी कि पर या के ऊपर शब्द अगर सेंटेंस में आता है तब आप ऑन का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर क्या आया, सड़क पर, यानी कि सड़क के ऊपर चलते हैं, सड़क में अंदर थोड़ी चलते हैं अपन। भाई सड़क के ऊपर ही तो चलते हो आप, सड़क के अंदर थोड़ी चलोगे। तो सड़क पर चलता है, तो आई वॉक ऑन द रोड, मैं सड़क पर चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं वॉक शब्द से आपको कुछ एक अपवाद है उसको भी बताते चलता हूँ साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल आ जाए अपना, पंखा चलता है, तो यहाँ पर फैन वॉक्स थोड़ी होगा सेंटेंस, नहीं। यहाँ पर अगर आप कर देते हो फैन वॉक्स, क्योंकि फैन है जो एक वचन है, बहुवचन थोड़ी है। पंखा एक है, तो एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस का प्रयोग करते हैं। तो फैन वॉक्स, तो वॉक्स अगर आप लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका नियम है कि किसी सजीव वस्तु के चलने को बताने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे, वॉक का प्रयोग करेंगे। और अगर निर्जीव वस्तु के चलने को बताया जाता है तो आप इसका प्रयोग करोगे, रन का प्रयोग करोगे। ये ध्यान में रखना है ज़रूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सेंटेंस है हमारा, बस सड़क पर चलती है। तो बस क्या है, निर्जीव वस्तु है, ना कि सजीव। सड़क पर चलती है यानी सड़क के ऊपर चलती है। हमारा सेंटेंस हमको तो टेंस के लिहाज से देखना है, ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, सब्जेक्ट है जो हमारा क्या है, निर्जीव है, एक वचन है, तो आप इसका प्रयोग करोगे एक वचन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस, तो मैंने आपको बताया था निर्जीव वस्तु के चलने को दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे, रन्स का प्रयोग करोगे, रन का प्रयोग करोगे, एक वचन है इसलिए एस का प्रयोग कर दिया। पर चलती है तो ऑन का प्रयोग कर दिया। किस पर चलती है, द रोड, बस रन्स ऑन द रोड। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सेंटेंस से संबंधित नेगेटिव पार्ट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका इंद्यर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य किस तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनना आप। वे वाक्य जिनमें किसी कार्य के नहीं करने का बोध होता, वो हमारे सेंटेंस किस तरीके के होते हैं, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। और उनमें हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग। नो शब्द का हम प्रयोग उसमें नहीं करते। देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मैंने, बच्चे मैदान में नहीं खेलते, बच्चे मैदान में नहीं खेलते। तो यहाँ पर नकारात्मकता दिखाई पड़ रही है कि बच्चे नहीं खेल रहे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे इस नहीं के लिए। चलिए इससे संबंधित भी नियम को देख लेते हैं। नॉट, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, नो को और नॉट को, दोनों का इंद्यर्थ क्या होता है, नहीं ही होता है दोनों का इंद्यर्थ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों का उपयोग किस तरीके से किया जाए, देखना। नो का प्रयोग
अगर किसी क्वेश्चन के जवाब देने में हम किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, यानी कि नो का प्रयोग हम किसी क्वेश्चन के जवाब को देने में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने, आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खाते हो। तो मैंने सवाल किया आपसे, क्या तुम खाना खाते हो, यानी किसी क्वेश्चन का जवाब देने में किसका प्रयोग करोगे आप, नो का प्रयोग करोगे। तो मैंने सवाल किया है आपसे, क्या तुम खाना खाते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ मैं खाना खाता हूँ, या नहीं मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो आप किसका प्रयोग कर दोगे, नो का या यस का प्रयोग कर दोगे। किस तरीके से, नो आई ईट फूड, नहीं मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो आप जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, नो का प्रयोग करेंगे, एन ओ नो का प्रयोग करेंगे। अब नॉट का प्रयोग देख लेते हैं। किसी भी नकारात्मकता को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, नो का प्रयोग करोगे। किसी भी नकारात्मकता को दिखाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग कर दोगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि मैंने सेंटेंस दिया है आपको, वह गाना गाता है, इसको नकारात्मकता दिखाएंगे, वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता। तो इसको इंग्लिश करते हैं, ही सिंग्स सॉन्ग, यानी कि ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। याद करो, ही एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस लगाया, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, ही सिंग्स सॉन्ग। इसको नेगेटिविटी में ले जाएंगे तो ही डज नॉट सिंग सॉन्ग, तो यानी कि नॉट का प्रयोग किया यहाँ पर हमने, यानी कि किसी भी नेगेटिविटी को बताने के लिए किसका प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझोगे आगे नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद। चलिए चलते हैं, डज नॉट का प्रयोग मैंने किस तरीके से किया, इसके लिए आइए नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया ही था अभी कुछ क्षणों पहले कि नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसका नियम क्या कहता है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कुछ भी काम में नहीं ले रहे थे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कुछ शब्दों को काम में लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। नियम वही, ही सीट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आप इसका प्रयोग कर दोगे, डज प्लस नॉट का प्रयोग कर दोगे, और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग कर दोगे, आप डू नॉट का प्रयोग कर दोगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में ही कॉमन रहेगी। क्या रहेगी, दोनों में ही कॉमन रहेगी। केवल डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग आपको सीख लेना है। डज नॉट का प्रयोग तो होता है एक वचनकर्ताओं के साथ में, डू नॉट का प्रयोग होता है बहुवचनकर्ताओं के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, वही सूत्र, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इंग्लिश का पैटर्न होता है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब बीच में आ जाती है तो सब्जेक्ट से तुरंत बाद में और वर्ब से तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसा कि मैंने किया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू अथवा डज डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब से तुरंत पहले, तो हमारा सूत्र बन गया सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। नॉट का प्रयोग हम कहाँ पर करें, नॉट का प्रयोग कहाँ पर करें, एचवी के तो तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू अथवा डज थी, तो इसके तुरंत बाद हमने नॉट लगाया। वह वर्ब से तुरंत पहले करते हैं, यानी कि वर्ब से तुरंत पहले किया यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ पर करें, तो हेल्पिंग वर्ब के तो तुरंत बाद करना है आपको और वर्ब से तुरंत पहले कर देना है नॉट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने, सीता दौड़ती नहीं है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीता नहीं दौड़ती है। दोनों तरीके से सही है सेंटेंस, दोनों तरीके से सेंटेंस सही है। आप एक मिनट रुकिए, आप दोनों तरीके से आपका सेंटेंस सही है। सीता नहीं दौड़ती है या सीता दौड़ती नहीं है। हिंदी वर्तनी की दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन अपन को अंग्रेजी की दृष्टि से देखना है।
सीता नहीं दौड़ती, यानी कि नकारात्मकता दिखाई जा रही है सीता की, सीता दौड़ती नहीं है। तो सीता सबसे पहले तो सेंटेंस को कैटेगराइज करोगे, सीता क्या है, सब्जेक्ट, दौड़ती है ये क्या है, हमारी वर्ब है, और नहीं क्या है, नेगेटिविटी को दिखा रहा है। तो सेंटेंस को देखकर आपको पता चल गया होगा कि पहचान क्या है हमारी, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नहीं नेगेटिव है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेगेटिव सूत्र आपने देखा, ही सी इट नेम के साथ तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, और बहुवचनकर्ता आई वी यू दे के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो ये क्या है, सीता एक वचनकर्ता। तो एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो सूत्र था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, सीता एक वचन है इसलिए डज, और नेगेटिव है इसलिए नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीता डज नॉट रन, सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता में। ऐसे ही अब प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं। तो जाते हैं, ते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई, नहीं नेगेटिविटी को दिखा रहा है, बाजार ऑब्जेक्ट है, और वे क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। तो वे इंग्लिश होती है दे, तो याद करिए आप नियम नंबर 2, आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करोगे, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, किसका प्रयोग करोगे, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो देखते हैं, दे बहुवचन करता है इसलिए डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो एक वचन लिख दिया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। कहाँ पर जाते हैं, देखो प्रीपोजिशन दृष्टि से बाजार जाने को दिखाया जा रहा है, तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर दोगे, टू का प्रयोग, कहाँ पर, मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। वैसे ट्रिकली आप सेंटेंस को, अगर टेंस अगर आपको आते हैं तो ट्रिकली सेंटेंस या आप ट्रिक से पूरा गद्यांश भी इंग्लिश में बना सकते हो। किस तरीके से देखना, वे बाजार नहीं जाते, तो इस सेंटेंस में जो सबसे पहला काम हुआ है, तो पहला काम क्या हुआ है, वे जाते हैं या वे नहीं जाते हैं, ये पहला काम हुआ है, वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो, यहाँ तक बना लिया। कहाँ पर नहीं जाते हैं, टू मार्केट, बाजार के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम कक्षा में आवाज़ नहीं करते हैं, हम कक्षा में आवाज़ नहीं करते हैं, ये क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। कक्षा में क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, में शब्द क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आवाज़ नहीं करना, ये क्या है हमारी, वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन है दोनों में, हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो वी डू नॉट मेक ए नॉइस, यानी कि मेक ए नॉइस का इंडियर्थ होता है आवाज़ करना, इन द क्लास कक्षा में। तो कक्षा में, तो आप कक्षा के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर हो, तो इसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर दिया, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। आगे आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका इंडियर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ तक ये वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित करें और आगे काम करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए अभी ये वीडियो यहाँ तक ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।